जय हिंद। तो अभी पर लोग बात करते हैं अपन का अध्याय 17 तीसरा और प्रकरण है, पाठ का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसको आप लोग कह सकते हैं मनी एंड बैंकिंग। इनके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा की परिभाषा क्या है, वो अपन लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है कि एक वस्तु के बदले वस्तु या सेवाओं को खरीदना या फिर वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। उसके बाद था वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ दोष, उस दोष को दूर करने के लिए मुद्रा की उत्पत्ति होती है। इनके साथ ही अपन लोग बात कर चुके थे मुद्रा की मांग किन उद्देश्यों के लिए की जाती है। 3 उद्देश्य मैंने आपको बताए थे। एक था अपन का छठा उद्देश्य, दूसरा अपन का था दैनिक लेन देन के लिए, तीसरा था अपन का आकस्मिक कार्यों के लिए या सतर्कता उद्देश्यों के लिए। और उसके पहले अपन लोग पढ़ चुके थे मुद्रा की पूर्ति, जो इसको प्रभावित करने वाले कारक, और भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा पूर्ति के 4 अंग M1, M2, M3 और M4। आज बात करते हैं बैंकिंग। आज बात करते हैं हम लोग बैंकिंग। बैंक क्या होता है? किसी व्यक्ति के पास जो धन होता है, वो धन जिस एक संस्था है उसके अंदर धन को जमा करवाना या फिर आवश्यकता अनुसार वापस ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, उस संस्था को आप लोग बैंक के नाम से जानते हैं। उनको आप लोग क्या कहते हैं? बैंक कहते हैं। बैंक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को आप लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक, और दूसरे को आप लोग क्या कह देते हैं? व्यावसायिक या फिर व्यापारिक बैंक। व्यावसायिक या फिर व्यापारिक या फिर कॉमर्शियल बैंक कहते हैं उसको। इन दोनों बैंकों के भी इनका भी काम अलग है, इसका भी कार्य अलग है, और इनकी कौन कौन से बैंक आते हैं इनके अलग होंगे और इनके अलग होंगे। प्रत्येक देश में अपनी मुद्रा के प्रक्रिया को सही ढंग से व्यवस्थित संचालित करने के लिए एक मुख्य या फिर प्रमुख बैंक होता है, जो पूरी की पूरी मुद्रा व्यवस्था को क्या कर सकता है? नियंत्रित और नियमित और संतुलित रख सकता है। उसको केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। भारत में जो अपन का केंद्रीय बैंक है, उसका बैंक का नाम है RBI, जिसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने बात की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इसको कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ये अपन के बैंक का पूरा नाम है। अब बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसको भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। इनके प्रमुख क्या क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस पढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, कौन से आयोग के तहत इसकी स्थापना हुई थी, और इसको स्थापित करने के क्या क्या उद्देश्य थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन RBI बैंक की स्थापना एक आयोग लाया था या फिर कमीशन बना था, जिसका नाम है हिल्टन यंग। कमीशन का नाम क्या है? हिल्टन यंग नाम का एक कमीशन बना था। हिल्टन यंग नाम का एक कमीशन बना था। उस कमीशन के कहे अनुसार ही भारत का एक केंद्रीय बैंक बना था, किंतु उस वक्त भारत आज़ाद नहीं था। ये बात अपन लोग कर रहे थे 1935 और 34 के आसपास की। तो ये अंग्रेज़ों ने अपने इस यहाँ पर देश के अंदर जो एक औपनिवेशिक राष्ट्र था, तो यहाँ पर मुद्रा को सही ढंग से संचालन के लिए उन्होंने एक बैंक की स्थापना की थी। उन्होंने ये एक आयोग स्थापित किया था, और इस आयोग के अनुसार और
1937 के एक्ट के तहत एक संस्था का गठन किया गया, उसी संस्था का नाम क्या है? आरबीआई है। अब अपन के सामने प्रश्न उठता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई? क्या बता नाम? इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखना, 1937 के आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तब इसका जो मुख्यालय, जिसको हेडक्वार्टर बोलते हैं अपन लोग, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ये मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय ध्यान रखना कोलकाता था। कहाँ था? कोलकाता, जो वर्तमान में पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। उस वक्त ये बड़ा एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और बड़ा हब हुआ करता था। इस कारण आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थापित कर रखा था उन्होंने, अंग्रेजों ने? कोलकाता में। उनके बाद 1937 में, कब की बात हो रही है? 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से स्थानांतरित करके भारत की माया नगरी अर्थात कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं? मुंबई के अंदर इसको स्थापित कर देते हैं। कहाँ स्थापित कर देते हैं? मुंबई, जो वर्तमान में ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसको माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद आप ध्यान रखना, जो अपन का ये आरबीआई है, जब भारत आज़ाद हो जाता है और आज़ाद के बाद में भारत के अंदर मुद्रा का किस प्रकार से नियमन और नियंत्रण हो, इनका क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण। क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो तारीख ध्यान रखना, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। किंतु अभी भी इसके हेडक्वार्टर के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। ये पहले भी मुंबई में था जिस वक्त अंग्रेजों ने इसको स्थानांतरित किया था, और आज भी इसका पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आज भी आप लोग कहाँ क्या ध्यान रखोगे? मुंबई में ही स्थित है। एक इसमें ध्यान रखना, जो आरबीआई है या फिर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, उनके अंदर किसी आम आदमी का खाता खुलवाना संभव नहीं है। उसके अंदर किसी आम आदमी के खाते नहीं खोले जाते। या तो वहाँ पर बैंकों के खाते होते हैं, या फिर उस देश की सरकार के खाते होते हैं, या फिर विदेशी मुद्राओं के संरक्षण के लिए उन विदेशी लोगों के, विदेशी बैंकों के खाते होंगे। विदेशी लोगों के भी खाते नहीं होंगे। विदेशी संस्थाओं के जरूर अकाउंट किस में होते हैं? अपन के केंद्रीय बैंक में होते हैं। यहाँ तक ध्यान रखना। आगे फिर इसमें बात करते हैं अपन, जो ये आरबीआई बैंक है, इस आरबीआई बैंक का जो संरचना है, इनकी संरचना कैसी है? आरबीआई की संरचना किस प्रकार की है? तो ये टोटल कितने सदस्यीय आयोग हैं? कितने सदस्य हैं इसके अंदर? टोटल इसमें है 21 सदस्य। कितने हैं? 21 सदस्य। और साथ ही साथ इस 21 सदस्यों को कहते हैं निदेशक मंडल। क्या बोलते हैं? निदेशक मंडल। आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई के निदेशक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होंगे अपन के? 21 होंगे। और एक इसके अंदर होता है आरबीआई का गवर्नर। एक इसमें कौन होगा? आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये गवर्नर कौन बनते हैं, कौन कौन बने हैं उसकी। तो इसमें काफ़ी सारे गवर्नर बने हैं, किंतु आपको जो फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट भारतीय गवर्नर और वर्तमान में कौन गवर्नर है उस बात उनका आप ध्यान रखना। तो इनका जो फर्स्ट गवर्नर बना था, जब इसकी स्थापना हुई उस वक्त इसका जो प्रथम गवर्नर, मैं क्या कह रहा हूँ,
प्रथम गवर्नर कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं भारतीय ऐसा शब्द काम में नहीं ले रहा हूँ। तो प्रथम गवर्नर आरबीआई का कौन था? ओ स्मिथ था। क्या था? ओ स्मिथ। या फिर इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखो तो ध्यान रखना ओशबर्न। ओ का यहाँ पर क्या है? ओशबर्न है, ओशबर्न स्मिथ। ये क्या थे? अपन के आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। उनके बाद में जो भारत 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस अर्थात आज़ाद हो जाता है, उस वक्त आएगा आपके सामने पूछा जाएगा कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर, क्या पूछा जाएगा? प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो आप लोग किसका नाम बताओगे? सीडी देशमुख जी क्या थे? इसके प्रथम गवर्नर थे। इनके बाद में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि यदि वर्तमान के अंदर, ये ध्यान रखना चेंज होते रहते हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आज आपको कह रहा हूँ शक्तिकांत दास, इससे पहले उर्जित पटेल और काफ़ी सारे हो चुके हैं। तो वर्तमान का पूछे कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो ध्यान रखना कौन है? अपन के श्रीमान शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ये बातें यहाँ तक आप क्या करना, ध्यान रखना। और इसके अंदर तो मैंने 21 सदस्य बताए, उनमें कौन कौन होते हैं? तो 4 सदस्य तो होते हैं उप गवर्नर, मैंने बताया ना निदेशक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो सामान्य तो ध्यान रखना, ऐसा पूछते नहीं इतना डीपली, किंतु आपकी जानकारी के लिए ध्यान, 4 कौन होते हैं इसके अंदर? उप गवर्नर होते हैं। और इसके अंदर 2 वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय होता है ना जो भारत का लेकर, जैसे गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, इस प्रकार वित्त मंत्रालय है। और वित्त मंत्रालय के जिसे कहते हैं कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो अपन लोग बताते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो वो जो वित्त मंत्रालय के अंडर आते हैं, वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य होते हैं इसके अंदर। और इसमें 4 स्थानीय निकाय के, 4 क्या होते हैं? स्थानीय निकायों के सदस्य होते हैं। और 10 सदस्य भारत सरकार नियुक्त करती है। वो भारत सरकार नियुक्त करती है, वो प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं या फिर कोई राजनेताओं के अंदर से किसी न किसी रूप से वो क्या करती है? भारत सरकार इसको नियुक्त करती है। और उनके बाद में 4 स्थानीय निकाय, जैसे कि कौन कौन है, मैंने आपको ऊपर बताया 4 स्थानीय निकाय, ध्यान रखना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के होते हैं। कुल मिला के कितने हो जाते हैं अपन के? 21 सदस्य। तो ये था अपन का प्रमुख रूप से आरबीआई की संरचना कैसी है, ये बात आपको बताई गई। ये बातें अपन को याद, काफ़ी बार प्रश्न पूछते हैं, तो विशेष रूप से फोकस ध्यान रखना। अब आते हैं आप लोग आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य क्या मतलब? ये आरबीआई इतनी बड़ी संस्था है, भारत सरकार का पूरा मैनेजमेंट, ये भारत के अंदर मुद्रा का पूरा नियंत्रण और प्रबंधन करती हैं। तो इसके कुछ न कुछ तो कार्य होंगे, इनके खूब सारे कार्य होंगे, किंतु प्रमुख कार्य अपन लोग इसमें बात करते हैं। तो आप उनकी हेडिंग वापस क्या हो जाएगी? आरबीआई के कार्य। आरबीआई का मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका जो पहला कार्य है अपन का इसका नोट निर्गमन। पहला कार्य इसका क्या है? नोट निर्गमन। नोट निर्गमन, नोट निर्गमन, नोट निर्गमन का एकाधिकार। इनको सामान्यतः समझो, देखो भारत के अंदर नोट जारी करने का मात्र किसी पास में अथॉरिटी है या फिर जिसके पास अधिकार है, वो किसके पास में? मात्र आरबीआई के पास। तभी तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या है? एकाधिकार। अर्थात इस संस्था के अलावा भारत के अंदर कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी संस्था नोट जारी नहीं कर सकती।
और भारत में जितने भी नोट हैं 1 रुपये को छोड़ करके बाकी सभी नोट होते हैं, उस नोट पर हमेशा हस्ताक्षर किसके होते हैं? RBI गवर्नर के होते हैं। पहला ये है। दूसरा जो इसका जो कार्य है इस बैंक का, दूसरा कार्य है बैंकों का बैंक। दूसरा कार्य इसका क्या है? बैंकों का बैंक। अर्थात भारत के अंदर जितने भी व्यावसायिक बैंक जो स्थापित हो रखे हैं, व्यावसायिक बैंक में जिसमें आम आदमी जाके क्या कर सकते हैं? अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ये भारतीय स्टेट बैंक है, SBI, उसके बाद यूको है, केनरा है, ये सब के सब अपन के कैसे हैं? व्यावसायिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है। ये कॉमर्शियल बैंकों का भी ये क्या है? बैंक है। इनको बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है RBI को? क्योंकि किसी भी व्यावसायिक बैंक को स्थापित करने और उस पर नियम बनाने, उसको रेगुलेट करने का पूरी की पूरी अधिकार किसके पास में है? RBI के पास। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। आगे फिर अपन लोग हाँ एक ध्यान रखना, जैसे कि कोई भी बैंक कहाँ पर स्थापित होगा, कौन सा बैंक कहाँ पर स्थापित होगा, इनकी शाखा भारतवर्ष में कितनी होगी, कितनी ग्रामीण क्षेत्र में होगी, कितनी शहरी क्षेत्र में होगी, इनका पूरा का पूरा निर्देश कौन जारी करता है? RBI करता है। और अपने कुल जमा का कितना धन अपन के पास रखना होगा, कितना धन RBI को जमा करना होगा, कितना धन प्राथमिक क्षेत्र में देना होगा, कितना धन आपको द्वितीयक क्षेत्र में देना है, कितना आप लोग ऋण दे सकते हो, इन सब के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार किसके पास में है? RBI के पास में। उनके बाद इसका जो तीसरा कार्य है इसको कहा जाता है सरकार के बैंक के रूप में। क्या है ये? सरकार के बैंक के रूप में। सरकार के बैंक के रूप में कैसे? भारत सरकार के जितने भी पैसों का लेन देन होता है वो किसके मार्फत होता है? RBI के मार्फत ही होता है। भारत सरकार का जितना भी वो पैसा होता है वो किसके पास रहता है? RBI के पास ही रहता है। RBI के पास में संरक्षण के रूप में रखना, और जब जरूरत पड़े तब RBI बैंक सरकार की ओर से उसका क्या करती हैं? भुगतान करती है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? सरकार के बैंक के रूप में। अर्थात इसको किसका बैंक के रूप में कहा जाएगा? सरकार का बैंक कहा जाए। यूँ नहीं कह रहा हूँ मैं जैसे कि सरकारी बैंक, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि भाई भारत सरकार का अकाउंट किस में है? RBI में है। और RBI में वो भारत सरकार क्या करेगी? पैसा जमा रखेगी, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कर देगी? उन सरकार के कहने अनुसार सरकार के मार्फत वो क्या कर देगी? दूसरी संस्था का भुगतान कर देगी। मैं ये कह रहा हूँ। अगला है अंतिम ऋणदाता। अगला इसका कार्य क्या है? अंतिम ऋणदाता। दाता का मतलब क्या? देने वाला। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं या फिर भारत सरकार के, इन सभी संस्थाओं को लोन देने का कार्य यदि कोई नहीं दे रही है तो अंतिम रूप से लोन देने का कार्य कौन करेगी? RBI बैंक करेगी। जैसे कि अपन के भारत में व्यावसायिक बैंक है, मान लीजिए कोई A नाम का बैंक है, उस बैंक को जब आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसके पास पैसे नहीं हैं, लोगों को उसको भुगतान करना है उसकी मांग जमाओं का आधार पर, तो वो क्या करेगी? RBI के अंदर अपनी प्रतिभूतियाँ अर्थात बॉन्ड्स को वहाँ क्या कर देगी? जमा करवाएगी, और फिर बॉन्ड के बदले में उसको क्या किया जाएगा? ऋण प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस कारण RBI को क्या कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। ठीक है। अगला फिर इसका बैंक है, इस बैंक का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय एवं संरक्षण
संरक्षण के रूप में, संरक्षण के रूप में। अब ये क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई जो भी विदेशी मुद्रा है, विदेशी विनिमय का मतलब तो क्या होता है, आपको बताया था मैंने, विनिमय का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? लेन देन। अर्थात जो विदेशी मुद्रा का जितना भी लेन देन होता है वो किसके मार्फत होता है? आरबीआई बैंक के मार्फत ही होगा। और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अमेरिका है, अमेरिका की मुद्रा जैसे कि डॉलर है, तो वो डॉलर जहाँ से आप लोग लेके आएंगे वो अपन की कहाँ जमा होगी? पहले आरबीआई के अंदर जमा होगी। आरबीआई में वो क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। और फिर उसको क्या करेगा? संरक्षण के रूप में अपने पास रखेगा। और क्या करेगा ये आरबीआई? आरबीआई बैंक किसी भी स्रोत से, व्यापार से हो या फिर आप लोगों ने लोन के रूप में लिया हो, वो सभी की मुद्रा को क्या करेगी? विदेशी मुद्रा का संरक्षण, संरक्षण मतलब उसको रखेगी, कोष के रूप में अपन के पास में रखेगी। ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय एवं संरक्षण का कार्य। ये भी कार्य किसका है? आरबीआई का। अगला कार्य है इसका, अगला कार्य है इसका शाख सर्जन, शाख नियंत्रण। शाख नियंत्रण, ठीक है ना। अगला इसका कार्य क्या है? शाख नियंत्रण। शाख नियंत्रण क्या होगा? शाख नियंत्रण से अभिप्राय है आरबीआई बैंक द्वारा जब मुद्रा बाजार में मुद्रा अविस्फीति या फिर मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इनके द्वारा एक नीति लाई जाती है, उसको कहते हैं मौद्रिक नीति। क्या कहते हैं उसको? मौद्रिक नीति। अब उस मौद्रिक नीति के द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई क्या करेगी? शाख का नियंत्रण करेगी। शाख निर्माण का कार्य तो कौन से बैंक करते हैं? व्यावसायिक बैंक करते हैं, किंतु शाख नियंत्रण का कार्य कौन सा बैंक करेगा? आरबीआई। अब इनके लिए मौद्रिक नीति लगेगी और मौद्रिक नीति के लिए मौद्रिक कमेटी का गठन होगा। मौद्रिक कमेटी के तहत उसके अंदर दो प्रकार के उपकरण होते हैं, जिसमें होते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक। इनको आप लोग जब इनका एक अलग से चैप्टर हो जाएगा, है ना, तो उनको आप लोग अलग से आपको बता दिया जाएगा। तो ये सब के सब इस आरबीआई के क्या हैं? कार्य हैं। इनका क्या है? कार्य है। और आप लोग इसमें एक कार्य लिख सकते हैं, इनका कार्य है केंद्रीय समाशोधन। और इसका कार्य क्या है? केंद्रीय समाशोधन। अर्थात जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो आपस में क्या करता है? पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, और उस पैसों के ट्रांजैक्शन के अंदर एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर जो पैसे जाते हैं उन सभी का जो समाशोधन अर्थात उनका लेखा जोखा करके एक बैंक को दूसरे बैंक तक पेमेंट ट्रांसफ़र करने का जो कार्य करता है वो कौन सी बैंक करती हैं? आरबीआई करती है। साथ ही साथ यदि कोई दो या दो से अधिक व्यावसायिक बैंकों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाए? विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उस विवाद को निपटाने का कार्य भी कौन करेगा? आरबीआई बैंक के द्वारा ही किए जाते हैं, है ना। आरबीआई बैंक के द्वारा ही किए जाते हैं। एक आप लोग लिख सकते हैं आंकड़ों का संग्रहण। एक इसका क्या लिख सकते हैं? आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन। प्रतिदिन आते हैं ना कि भाई भारत के विदेशी मुद्रा का भंडार इतना है, भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण इतना है, और इनके अंदर भारत की रेपो रेट ये है, भारत की रिवर्स रेपो रेट ये हैं। ये सब के सब आंकड़ों का ये क्या करती है? संग्रहण भी करती हैं और उसको प्रकाशन भी करवाने का कार्य करती हैं। भारत के पास में कितने पैसे हैं, 500 के नोट कितने हैं, 1000 के कितने हैं, उन सभी का प्रकाशन भी कौन करवाती हैं? आरबीआई के पास ही इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा होता है।
एक आपने यहाँ पर मैंने कहना छोड़ दिया, नोट निर्गमन के अंदर से आरबीआई काम में लेती हैं न्यूनतम कोष प्रणाली। किनको काम में लेती हैं? न्यूनतम कोष प्रणाली, उनको कहते हैं आप लोग MRS। इसमें क्या है, एक ध्यान रखना, थोड़ा भूल गया मैं, MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम कोष प्रणाली। ये न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है? आरबीआई जब भी नोट छापती है, क्या करेगी? नोट डिस्ट्रीब्यूट छापती है, अर्थात छापने का कार्य करती हैं। उस वक्त ये बैंक अपने पास 200 करोड़ तक का क्या रखती है? बैलेंस रखती है। उस 200 करोड़ के अंदर 85 करोड़ तक तो विदेशी करेंसी, फॉरेन करेंसी, और 115 करोड़ के आसपास का गोल्ड अपन के पास रखती है, और उसके मार्फत जो उनके अनुसार क्या कर सकती है? नोटों का छाप सकती है या फिर निर्गमन कर सकती है। और ये पद्धति भारत बैंक ने अपनाई थी, आरबीआई ने 1956 के अंदर इसका अपनाया था। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यदि अपन के पास में जो कागजी मुद्रा है उसके पास में वैल्यू पीछे नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में यदि कभी प्रकार समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं? गोल्ड को आप लोग दे करके अन्य वस्तुओं सेवाओं को खरीद सकते हैं। वरना विदेशी लोग मान लो इनको भारतीय करेंसी को लेना बंद कर दें तो अपन इसका क्या रखते हैं? पास में कुछ न कुछ आधार रखते हैं। तो ये सब के सब क्या थे? आरबीआई बैंक के फंक्शंस थे, ये उनके प्रमुख कार्य। बोर्ड परीक्षा के अंदर ये वाला प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि आरबीआई बैंक के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो इनका आप लोग इस प्रकार से लिखना है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको परिभाषाओं के रूप में या फिर व्याख्यान के रूप में बताया है तो उसको आपको क्या करना है? लिखना। जय हिंद।